तो स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं नेचर क्लास 5, जिसमें आए हुए कुछ खास क्वेश्चंस हैं जो आपको हम समझाएंगे। ठीक है, बाद में आप उनको लिख लेना। पहला सवाल हमारा ये है कि जंगल अधिकार कानून 2007 क्या है। ठीक, शायद पहले कभी आपने ना सुना हो, अगर वो किताब में आपने नहीं पढ़ा है तो। जंगल अधिकार कानून 2007 क्या है? जंगल अधिकार कानून के तहत जो आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं उन्हें उनका जंगलों पर हक दिलाता है। अब हक उन पर किस पे, मतलब उन आदिवासियों का जंगल के किस चीज़ पे उनका हक बनता है? जंगल से जो मिलने वाली चीज़ें। अब तुम जंगल से ये कहो कि जंगल से रसगुल्ले मिल रहे होंगे, सो थोड़ी मिलते हैं भाई। जंगल से फल फ्रूट मिलते हैं उनको, जंगल से लकड़ी मिलती है उनको, जंगल से ऐसी लकड़ी मिलती है जलाने काम है, या ऐसी लकड़ी मिलती जो जैसे टोकरियाँ बनाते हैं वो लकड़ी उनके काम में आती है। जड़ी बूटियाँ जिससे दवाइयाँ बनानी आती हों, वो चीज़ें उनके, तो उन चीज़ों पर उनका हक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो ये हक जो उनको दिलाता वही हमारा जंगल अधिकार कानून 2007 कहलाता। इसके अनुसार वो ये भी कहते हैं अगर कोई आदिवासी परिवार या आदिवासी लोग या पूरा समुदाय जंगल में कहीं 25 साल से लगातार रह रहा है और 25 साल से जंगल से प्राप्त होने वाली चीज़ों का लाभ उठा रहा है, तो उस जगह पर उन चीज़ों पर उनका हक है। 25 साल बताया गया, 25 साल तक अगर वो वहाँ रह रहे तो उस एरिया में उनका अधिकार हो जाता है। और वो किसी प्रकार को जंगल का नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि वो जंगल की रखवाली करते हैं, जंगलों को बचाते हैं, क्योंकि वह जंगलों से उतना ही लेते हैं जितनी उनको ज़रूरत है। ये है जंगल अधिकार कानून 2007। पाश्चरीकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझिएगा नाम। एक थे लुईस पाश्चर, वैज्ञानिक का नाम है लुईस पाश्चर। उन्होंने इस विधि का आविष्कार किया, इसलिए इसका नाम है पाश्चरीकरण। ये कहाँ अपनाई जाती है? दूध को ज़्यादा दिनों तक हम चला सकें, उस प्रोसेस में ये पाश्चरीकरण का प्रयोग किया जाता है। दूध को ज़्यादा दिन तक हम चला सकें। अब ये ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है कि दूध को ज़्यादा दिन तक चला सकें? भाई हमें गाँवों में तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारी भैंस सुबह भी दूध देगी, शाम को भी देगी। तो सुबह वाला दूध हम 8 दिन तक क्यों चलाएँ? शाम को फिर ताज़ा मिल जाएगा हमें। तो सुबह वाला शाम तक खर्च करो, शाम वाला सुबह खर्च करो। ये करते रहते नहीं करते रहते? तो यहाँ में पाश्चरीकरण की ज़रूरत नहीं है। शहरों में क्या होता है, आपको जाइएगा फ्रिज में बंद पैकेट का दूध मिलेगा। दुकान वाले के पास जाओगे, डेयरी वाले के पास जाओगे, तो वह एक आधा लीटर का बोतल का या प्लास्टिक के पैकेट में बंद वाला दूध आपको दे देगा, और बिल्कुल चिल्ड ठंडा होगा। फ्रिज का पानी ठंडा पीते जैसे, बिल्कुल चिल्ड ऐसा ठंडा होगा। तो वो जो दूध होता है वो पाश्चरीकरण वाला होता है। आपसे हम ये पूछ रहे हैं पाश्चरीकरण किसे कहते हैं, तो आपको बताना क्या है कि जो दूध होता है, मतलब बड़ी मात्रा में दूध इकट्ठा कर लिया, फिर उसको हम गर्म करते हैं। गर्म इतना करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर उन्होंने बताया 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उस दूध को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद एकदम कूल करते हैं, ठंडा। कहाँ तक ठंडा करें? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तब एकदम हम ठंडा करते हैं, यानी चिल्ड हो गया। चिल्ड हो गया। एक तरफ ये मान के चलिए बर्फ़ बनने वाली थी उसकी। बर्फ़ कब बनती है? पानी के कई रूप होते हैं। पानी हमारा ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। चाहे ठोस मानो तो बर्फ़, गैस मानो तो भाप, और द्रव मानो तो पानी। सभी अवस्थाओं में पानी पाया जाता है, और आपने सब अवस्थाएं देखी भी हैं। भाप पानी को खौलाते रहे, सब भाप बन के उड़ जाता है, और पानी तो द्रव है ही। और पानी को जमा दीजिए, बर्फ़ हो जाती, ठोस हो गई। पानी का जमना 0 पे शुरू होता है, और जमी हुई बर्फ़ को अगर गर्मी दें, हम पिघलाएं, तो 0 पे आगे पिघलना शुरू हो जाता है। और गर्म करते रहिए, गर्म करते रहिए, गर्म करते रहिए, और जब उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो पानी खोलना शुरू कर देता है। ठीक है, गर्मी बढ़ाना, उसे और हीट देते रहना, तो पानी खोलने लगता है। खोल के भाप बन के पूरा पानी उड़ जाएगा। ठीक, वो अलग बात हो गई। तो ये पाश्चरीकरण की प्रक्रिया थी। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है, गर्म करके तुरंत 0 तक उसको ठंडा करना। उस ठंडे दूध को बंद पैकेटों में, बोतलों में पैक करके डेयरी पे भेज दिया जाता है। डेयरी वाले रिटेलर दुकानों को दे देते हैं, वो अपने फ्रिज में रख लेते हैं। वहाँ से जाके आप पैकेट ले आते हैं, उस दूध को गर्म करके यूज कर लेते हैं। तो इस दूध को हम क्या कहते हैं, ज़्यादा दिन तक चला सकते हैं। 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा या उससे भी कम। बहरहाल हमारे घर वाले दूध से ज़्यादा चल जाता है। ठीक है, अब उसको रखते ठंडा ही हैं, फिर गरम तब तक नहीं करते जब तक वो थैली फाड़ के कोई यूज ना करे। दूध यूज करना, थैली फाड़ के गर्म करके यूज करोगे तो ठंडा रखने से क्या होता है, दोबारा बैक्टीरिया बनते नहीं है। और गर्म करने से क्या हुआ था, 70 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने का मतलब क्या था, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है दूध को ख़राब करने वाले, वो मर जाते हैं।
ठीक, अब जब तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला कोई है नहीं तो तुम निछद्दम में रहोगे। जैसे आपका खेत है, हम लोग खेत की चार दीवारी बनाते, कहीं कांटे लगाते, कहीं कुछ, क्यों लगाते हैं कि उसमें जंगली सुअर ना घुस जाए, नीलगाय ना घुस जाए, गाय ना घुस जाए। अगर ये सब ना हो तो कैसा ऐसा हम करेंगे? नहीं करेंगे। तो गर्म करने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, कौन से बैक्टीरिया होता है एक बात सुनो अगर जानना चाहो तो, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है जो दूध को खराब करता है। गर्म करने से वह मर जाता है। जब दूध खराब हो जाता, थोड़ा खट्टा हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड उसके अंदर होता है। वही लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया था उसने दूध का लैक्टिक एसिड बना दिया, अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तो वो खराब हो गया। ठीक, आप डेयरी पर दूध देने जाते हो तो थोड़ा दूध का सैंपल लेकर वो नापते हैं, ये बता देते भैया इसमें इतना फैट है, तो उनके पास लैक्टोमीटर होता है जिससे दूध की शुद्धता नापते हैं। समझ गए? चलिए, तो ठंडा रहने का मतलब है, अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा है, तो ठंडा रहने का मतलब ये होता है अब उसमें नए बैक्टीरिया बनेंगे नहीं, और अगर कोई बन भी गया है तो वो कुछ करेगा नहीं। अगर बन भी गया है, बैक्टीरिया जिंदा भी रह गया कोई, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल उसके हाथ पैर शिथिल पड़े रहेंगे, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और अपने जैसे नए बैक्टीरिया भी नहीं बना पाएगा। ठीक, अगर एक आध बैक्टीरिया है तो कुछ नहीं करेगा। बैक्टीरिया हमारी चीज़ को ख़राब कब करेंगे? जब ज़्यादा मात्रा में हो, जीवाणु ज़्यादा मात्रा में हो। तो फ्रिज में चीज़ें रख देते इसलिए रखते हैं। फ्रिज में चीज़ें रखने क्यों रखते हैं? सबके घर में फ्रिज होगा ज़्यादातर। हमने क्या किया, दूध ठंडा करके रख दिया, सब्जी बची रख दी। क्यों? क्योंकि ठंडी रहेगी। ठंडी होने पर कोई बैक्टीरिया अगर है भी हमारी उस चीज़ को नुकसान पहुंचाने वाला तो वो बिल्कुल शिथिल हो जाएगा, ऐसा ही पड़ा रहेगा मरा हुआ, वो कुछ भी कर नहीं पाएगा। इसलिए गर्म करते हैं मारने के लिए, ठंडा रखते हैं दोबारा ना बन पाए, और रह भी गए तो वो कुछ कर नहीं पाए। समझ गए? अगला है कि अपने क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी के प्रकार लिखो। ये सब जानते हैं आपके यहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आपके यहाँ दोमट मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी पाई जाती है, चिकनी मिट्टी पाई जाती है। ज़्यादातर अपने यहाँ यही 3-4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। बस ये इनके बारे में आप लिख देंगे। हमें सब दुनिया की मिट्टी नहीं लिखनी, जो आपके यहाँ पाई जाती केवल वो मिट्टी बतानी। ठीक है? रबी की फसलें कौन सी हैं और कब बोई कब काटी जाती, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए रबी फसलें हैं कौन कौन सी। इसका सबसे अच्छा जानने का तरीका ये है, जो फसलें जाड़ों के शुरुआत में बोई जाती हैं। जाड़े आ रहे हैं, अभी जो फसलें बोई जाएंगी वो बोई जा चुकी हैं या बोई जा रही हैं, वे ही रबी की फसलें हैं। ठीक, और अभी जो काटी गई हैं वे खरीफ की हैं। बहुत अच्छी सी बात है। अभी आपके यहाँ से क्या काटा गया? मक्का काटी गई, बाजरा काटा गया, धान काटा गया, मूंगफली खोदी गई, ये तो है, ये हमारी खरीफ की हो गई। अब जो बोई जा रही, जैसे आलू बोया जा रहा, चना बोया जा रहे, वो बोया जा रहा, जौ, मटर, सरसों, गेहूँ नहीं, मूंग नहीं, वो तो खरीफ में चली जाती दालें। तो ये हमारी रबी की फसल हो गई। आपसे पूछ के आ रहे रबी की फसलें, गेहूँ, चना, जौ, मटर, आलू, लहसुन। ठीक, अरहर तुम्हारे यहाँ बोई जाती होगी तो अरहर भी होगी। ठीक है, अरहर एक बहुत लंबी प्रक्रिया वाली फसल है, 1 साल में तैयार होती अरहर है। तो हमने कब बोई कब काटी कुछ पता है उसका? ठीक है, तो ये अब ये कब बोई जा रही है? आप ये कहेंगे कि हमारी अक्टूबर नवंबर में तो रबी की फसलें बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काटी जाती हैं। ठीक, इसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? जो हमारे खेतों से कट चुकी, यानी अक्टूबर नवंबर में जो काटी हैं। तो जो बोई कब थी हमने? जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में बोई, अक्टूबर नवंबर में काट ली। कौन सी काटी हमने? धान काटा, मक्का काटा, बाजरा काटा, मूंगफली, उर्द और मूंग। ये फसलें हमारी हैं खरीफ की फसलें, जो हमारे खेतों में, यानी बारिश की सीजन में होने वाली फसलें खरीफ की हैं और इस जाड़े के मौसम में होने वाली फसलें रबी की हैं। क्लियर? अब बचा है गर्मी की होने वाली फसलें, यानी जायद की फसलें। एक गर्मी पड़ती है जून में, बहुत गर्मी पड़ती है मई जून में, तब हम ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज ये बो देते खेतों में। ये हमारी जायद की फसलें, वो 1-2 महीने में होकर के ख़त्म हो जाती हैं। ठीक, तब जाके हम दूसरी फसलें बो देते हैं। ये जायद की हो गई। क्लियर हुआ? अगला एक सवाल इसमें ये छूट गया है बीच में, कौन सा? हाँ, दूसरे नंबर वाला। ठीक, कि मैती आंदोलन क्या है। हम पहला बताने के बाद सीधे इस पे चलेंगे। मैती आंदोलन क्या है? हमारा ये पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक ज़िला है गढ़वाल। वहाँ क्या होता है, जब किसी की शादी होके आती है, यानी किसी कोई बहू ससुराल में आती है शादी करके, तो वहाँ ये प्रथा है कि आपको एक वृक्ष लगाना पड़ेगा। और वृक्ष भाई क्यों लगाएं? अपने घर वालों जिनको आप छोड़ के आए उनकी याद में कम से कम यहाँ एक वृक्ष लगाइए।
जब आपको उनकी याद आए तो आप इस पेड़ की सेवा करिए, इसकी रखवाली करिए, इसकी देखरेख करिए, बड़ा हो जाए तो इसकी छाया में बैठिए, है कि नहीं, उनकी याद में। तो वो बहू आती वहाँ पर एक वृक्ष लगाती है अपनी ससुराल में, अपना नया जीवन शुरू करती है। उस वृक्ष, उस पौधे की वृक्ष होने तक देखभाल रखती है, बड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर थोड़ी देखभाल करनी, ठीक है। और उस वृक्ष का नाम हो जाता है मैती वृक्ष। ये मैती आंदोलन हमारा जो गढ़वाल ज़िले में चलाया जाता है, एक प्रथा है वहाँ पर, ठीक है। आप चाहो तो आप भी डाल सकते हो, जब आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें आप भी एक पौधा लगा लेना, ये आप ही लगा दो, हम उसका इंतज़ार क्यों करें, ठीक। तो आप समझ पाए ये सब चीज़ों को। और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, जंगल से वायुमंडल में किसकी वृद्धि होती है, तो आप कह देंगे जंगल से वायुमंडल में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्लियर हुआ, ठीक। तो ये सवाल हमने आपको पढ़ा दिए, आप नोट कर लेना, दैट्स ऑल।